हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दादी की शादी ने पोती के दिमाग में तूफान उठा दिया। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिया की शादी तय हो गई थी। अगले महीने की तारीख निकली थी। बहुत खुश थी रिया, पर उसे अपनी दादी की बहुत याद आ रही थी। उसकी दादी गांव में रहती थी। पहले तो वो फिर भी 2-4 महीनों के लिए आ भी जाती थी, पर पिछले 1-2 साल से उन्होंने आना बंद कर दिया था। गांव में वो अपनी बाल विधवा ननद के साथ रहती है, जो अब मायके में आकर रहने लगी है। शहर में न आने के कारण पूछने पर दादी कहती थी कि पता नहीं कब सांस निकल जाए, तो वो आखिरी सांस अपने उसी घर में लेना चाहती थी जहां वो डोली में बैठकर आई थी। लग रहा था कि उसकी लव मैरिज की बात सुनकर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। हिम्मत बंधाने के लिए उसने अपनी खास सहेली रश्मि को साथ ले लिया और चल पड़ी दादी से मिलने। रिया को देखकर दादी बहुत खुश हुई। दादी पोती में अगाध प्रेम था। अब उनकी नज़र कुछ कमज़ोर हो गई थी, पर इतनी नहीं हुई थी कि वो अपनी लाडली पोती को पहचान न पाती। रिया की शादी की खबर सुनकर तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सिर पर हाथ फेरकर तमाम आशीषें दुआएं दे डाली। खाने पीने से निवृत्त होकर सोने की तैयारी होने लगी। दादी ने बाईजी को बोलकर दोनों के लिए मेहमान खाने में सोने की व्यवस्था करने को कहा, पर रिया ने कहा कि वो दादी के कमरे में ही सोएगी। रिया दादी जी से बातें करने लगी। उनका मन टटोलने के लिए बातों ही बातों में उसने दादी से पूछा, दादी एक बात बताओ, आपके ज़माने में लव मैरिज होती थी क्या? दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं बिटिया, लव तो तब भी होता था, पर शादी के बाद। आजकल की तरह नहीं। आजकल तो मोबाइल पर या बाहर मिलकर या शादी से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरों को जानना हो जाता है और प्यार हो जाता है। वैसे इसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है। एक दूसरे को जानने परखने के मौका मिल जाता है। हमारे ज़माने में तो माँ बाप जहाँ जिससे ब्याह करा देते थे, हमें मानना पड़ता था। अच्छा दादी, आपने दद्दा को शादी से पहले देखा था? हाँ देखा था, खूब अच्छी तरह से। दादी के होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। अब रिया की उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने अधीरता से पूछा, कब, कैसे? अरे अरे रुको तो सही, शादी के एक दिन पहले देखा था, कहकर दादी जोर से हंसने लगी। वो दादी से सारी बातें डिटेल में जानने की हट करने लगी। दादी ने थोड़ी न नुक्कड़ के बाद अपनी प्रेम कहानी बतानी शुरू की। हमारी अम्मा और तुम्हारे दद्दा की अम्मा पक्की सहेलियां थीं, जो पास के गांव में ही ब्याही थी। दोनों का ब्याह लगभग साथ ही साथ हुआ था। ब्याह से पहले ही दोनों सहेलियों ने एक दूसरे से वादा कर लिया था कि अगर दोनों के लड़के और लड़कियां हुई तो वो समधिन बन जाएगी। तुम्हारे दद्दा ब्याह के अगले साल ही पैदा हो गए और हम अम्मा की शादी के 9 साल बाद हुए थे। हमसे पहले हमारे 2 भाई हुए थे। वादे के अनुसार हमारा ब्याह कराना तय हुआ। हमारी उम्र में 8 वर्ष का अंतर था, पर उस जमाने में तो दोगुनी उम्र का भी अंतर बुरा नहीं माना जाता था। हम 6 साल के थे जब ये बारात लेकर आए। उस जमाने में बारातें 4-5 दिन रुका करती थी। हम बहुत गोरे चिट्टे सुंदर थे, सबके लाडले, थोड़े जिद्दी और बेहद शरारती और मुँह फट। अम्मा जब तब समझाती थी कि लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती, मर्यादा में रहती है, जोर से नहीं हंसती, पर हम सवालों की छड़ी लगा देते कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, लड़कियों को ही क्यों टोकते हैं सब, आदि आदि। पर मेरे सवालों का कोई सही से उत्तर नहीं देता था। खैर, अब आते हैं बारात वाले दिन की बात पर। शादी को लेकर हम बहुत खुश थे कि नए कपड़े गहने पहनने को मिलेंगे, खूब सजेंगे। घर में खूब रौनक थी, नाच गाना हो रहा था। 6 साल की अबोध बालिका को इसी बात की खुशी और उत्सुकता थी। रस्में शुरू हो चुकी थी। एक दिन हम अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते सामियाने में पहुंच गए, जहां बाराती रुके थे। तभी हमारी सखी ने हमारे दूल्हा
यानी तुम्हारी दद्दा की ओर इशारा किया। मिथिला, देखो वो तुम्हारा दूल्हा है। हमने दूल्हे को देखा, बुरा सा मुँह बनाया और ज़ोर से बोल पड़े, छी, ये काला सांड है हमारा दूल्हा, हम तो नहीं करते इससे ब्याह है। और हम गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से भाग आए। सामियाने में हलचल मच गई, हमारे घर तक बात पहुँच गई। बात प्रतिष्ठा की थी, सो दूसरे ही दिन आनंद फानन में हमारे फेरे डलवा दिए गए। सोते सोते मतलब? हाँ बिटिया, हम सो रहे थे तब। वो हुआ यूँ कि जैसे ही अम्मा को हमारी बात पता चली तो उन्होंने हमें 2-4 थप्पड़ लगाए, तो हम रोते रोते कमरे में जाके सो गए थे। दादी हंसते हंसते बोली। कहानी सुनने में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। रिया ने कहा, आगे क्या हुआ दादी, वो भी तो बताओ। फिर क्या, जब नींद खुली तो हम भारी कपड़ों गहनों से लदे थे। ये मोटा सिंदूर मांग में सजा था। सजने का शौक तो छुटपन से ही था। चूड़ी बिंदिया महावर देख हम समझ गए कि हमारा ब्याह हो गया है। सामने तुम्हारे दद्दा को देख फिर से गुस्सा आ गया। हम फुफकारते हुए बोले, अम्मा, हम कहे दे रहे हैं, हम इस काले भैंसे के संग नहीं जाएंगे। और रो रो कर चूड़ी बिछियाँ उतारने लगे। बड़े भैया को हम दिलो जान से चाहते थे और उनकी हर बात मानते थे। उन्होंने प्यार से गोद में बिठा के हमें समझाया, ठीक है बिट्टो, हम तुम्हें दूल्हे बाबू के साथ नहीं भेजेंगे। हम खुश हो गए कि चलो इस गेंडे से पीछा छुड़ा। हमने तुम्हारे दद्दा को अब तक न जाने कितने नाम दे डाले थे, कहकर दादी ठट्ठा कर हंस पड़ी और रिया उन्हें देखते हुए सोचने लगी, दादी अपनी जवानी में भला की खूबसूरत रही होगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, ब्याह तो हो गया, बारात वापस चली गई। 3 साल बाद गोना तय हुआ। गोना, वो क्या होता है? रिया और रश्मि एक साथ बोली। हमारे ज़माने में छोटी उम्र में शादी होती थी तो लड़की थोड़ा वयस्क होने पर विदा की जाती थी, इसीलिए 3 साल या 5 साल में गोना करके लड़की को ससुराल भेजा जाता था। 3 साल बाद हम ससुराल आए। अब हम 9 साल के थे, पर अल्हड़पन अभी भी नहीं गया था। ये छुप छुप कर हमें देखते और पास बुलाते, पर हम इन्हें मुँह चिढ़ाते हुए भाग जाते। अगर ये मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते तो हम चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लेते, मौसी अम्मा देखो ये दीनू हमें मार रहा है। इनको डांट पड़ती तो हम ताली बजाकर हंसते, अंगूठा दिखाते और जीभ चिढ़ाते। ये बेचारे हैरान परेशान चुपचाप डांट खा लेते। इनके यहाँ एक बात और थी जो हमें कतई पसंद नहीं थी कि सोच के लिए मुँह अंधेरे खेतों में जाना पड़ता था। एक तो हम अंधेरे से बहुत डरते थे और ऊपर से सांप बिच्छू का भी डर था। गांव में हमने मौसी अम्मा से कहा, हम यहाँ नहीं रह सकते, आपके घर में शौचालय नहीं है और हमें बाहर जाना पसंद नहीं है। दूसरी बात, हमें घूंघट नहीं लेना, हम कल गिर गए थे, देखो कितनी चोट आई है। हम साड़ी उठाकर घुटने की चोट दिखाने लगे। मौसी अम्मा ने हमारे एक चप्पत लगा दी और चिल्ला के बोली, बहुत चप्पड़ चप्पड़ जबान चलती है तेरी। वहाँ बारात में भी सबके सामने हमारे दिनुआ को काला सांड बोली थी और अब दीनू दीनू का लगा रखी है। पति का कोऊ नाम लेत है का? चर्बी चढ़ गई है दिमाग में। आने दो तुम्हारे बापूजी को, सब शिकायत करेंगे। हम रोकर कमरे में भाग गए और पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकले। ये गांव से कुछ दूर एक कस्बे में पढ़ते थे। स्कूल से आए तो इनकी अम्मा ने हमारी शिकायत नमक मिर्च लगा के करी। ये चुपचाप सुनते रहे। शाम तक हमारे बड़े भैया और बाबूजी आ गए। उनको खबर पहुंचा दी गई थी, उनसे भी हमारी शिकायत की गई। बस हम एक ही बात की रट लगाए थे कि हमको यहाँ नहीं रहना, साथ जाना है। बाबूजी ने हमें बहुत समझाया पर हम जिद पर अड़े रहे। तब भैया ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों के लिए लीवा ले जाते हैं, फिर समझा बुझा के भेज देंगे। ये बेचारे रुआ से
एक कोने में खड़े हमें जाते हुए देखते रहे। बाबूजी ने हमें घर में पढ़ाने के लिए एक मास्टरनी को रख दिया। हम मन से पढ़ाई करने लगे। हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पर उसी समय लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। वो तो भैया ने जिद करके हमें थोड़ा बहुत पढ़वा दिया, वरना हम अंगूठा छाप ही रह जाते। हमें मायके आए 2 साल हो गए थे। एक दिन डाकिया हमारे नाम की चिट्ठी लेकर आया। इनकी चिट्ठी थी हमारा पहला प्रेम पत्र। दादी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस उम्र में भी नई नवेली दुल्हन सी शर्माती दादी बड़ी ही क्यूट लग रही थी। दादी पुरानी यादों में खो गई थी। रिया ने पूछा, क्या लिखा था खत में दद्दा ने? इश, ये कैसे बताए तुम्हें? बताओ न दादी। रिया छोटे बच्चे की तरह मचलने लगी। अच्छा, वो संदूक रखा है अलमारी के ऊपर, उसे ले आओ। संदूक की धूल साफ करके दादी ने लाल कपड़े में बंधे संभाल के रखे हुए कुछ खत निकाले। फिर एक खत को आंखों के एकदम नज़दीक लाकर देखा। फिर रिया को पढ़ने को बोला। रिया ने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्राण प्रिय मिथिला, तुम उस दिन बिना कुछ कहे गुस्सा होकर मुझसे मुँह फेर कर चली गई। तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा क्या कसूर था, ये तो बता जाती। तुम मुझे चाहे कितना भी दुत्कार लो, गुस्सा कर लो, पर अपने घर आ जाओ। तुम्हारे बिना सब संसार सूना लगता है। हमने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर ली है। हमने अम्मा को धमकी दे दी है कि हमारी बहू को बुला लाओ, नहीं तो हम ये घर छोड़कर बाबा बन जाएंगे। अम्मा तुम्हें नकचड़ी कह रही थी, पर हमने हिम्मत करके कहा कि तुम अभी नादान हो, प्यार से समझा दो तो समझ जाएंगी। तुम समझ जाओगी ना मिथिला? तुम आ जाओगी तो जो तुम कहोगी हम वही करेंगे। हमें निराश मत करना और पत्र का जवाब जल्द से जल्द देना। हमारे वश में होता तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देते। अम्मा कह रही है तुम्हारे घरवाले लेके आए, यहाँ से कोई न जाएगा। तुम बड़े भैया से बात करो, वो समझदार है। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा दीनू। तुम मुझे इसी नाम से पुकारना अकेले में। दादी जोर जोर से हंसने लगी और उनके साथ ही रिया और रश्मि भी। रात बहुत हो चुकी थी, पर दादी की दिलचस्प प्रेम कहानी सुनने की उत्कंठा में नींद कोसों दूर थी। रिया ने आगे की कहानी बताने की जिद की तो दादी ने दूसरा खत पढ़ने को बोला। ये खत दादी ने दद्दा को जवाब में लिखा था। प्यारे दीनू जी, प्रणाम। आपको हमारा खत पाकर हैरानी हो रही होगी कि इस नकचड़ी घमंडी लड़की ने जवाब कैसे दे दिया। ये तो ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी। तो महाशय, हमने घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी है। हमें पढ़ने लिखने में बहुत आनंद आता है। मास्टरनी जी ने गांधी जी की लिखी किताबें हमें लाकर दी है और भी बहुत सी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं हम, जिनमें बहुत ज्ञान की बातें होती है। रही बात हमारे आपके घर आने की, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं आपके घर परिवार की जो हमें खटकती है। जैसे मौसी अम्मा का बात बात पर हमें डांटना। चलो डांट तो हम फिर भी सह ले, पर वो हमारे अम्मा बाबूजी को बीच में क्यों लाती है। दूसरी बात, आपके घर में शौचालय तक नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि खुले में शौच से कितनी बीमारियां पनपती है, ऐसा गांधी जी कहते थे। तीसरी बात, आप माटी के मादों से खड़े सब देखते रहे हैं, कुछ नहीं बोलते। कम से कम सच का साथ तो दे ही सकते हैं। चौथी बात, आप जब खुद हमें लेने आएंगे तभी हम आएंगे। दादी, मैं तो आपकी फैन हो गई। यू आर ग्रेट दादी। दादी, फिर आप कब आई अपनी ससुराल? खोई खोई सी दादी ने कहा। हमारी अम्मा अब अपनी सहेली यानी मौसी अम्मा से खफा थी कि उन्होंने हमें सिखाने समझाने के बजाय चांटा मारा और घरवालों को बुरा भला कहा। इसी तरह 3 साल और बीत गए। अब हम धीरे धीरे प्यार का मतलब समझने लगे थे। जब हमारी सहेलियां अपने पति और ससुराल के किस्से सुनाती तो दिल में हुक सी उठती। इनका मासूम चेहरा सामने आ जाता।
इन्होंने तो हमारे साथ कोई ज्यादती बदतमीजी नहीं की थी, यहाँ तक कि कभी मुझे स्पर्श तक नहीं किया था। पर अम्मा बाबूजी से कैसे कहती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक शादी थी जिसमें तुम्हारे दादाजी भी आए थे। हम भी सपरिवार गए। वहाँ हम इनको 5 साल बाद देख रहे थे। आज ये बड़े सुदर्शन लग रहे थे। हल्की हल्की मूछें निकलने लगी थी। हमने एक दूसरे को देखा। इनसे नज़रें मिलते ही हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। हमारी सहेली ने इनको इशारा करके शामियाने के पीछे भेज दिया। फिर हमें भी ले गई उनके पास। इन्होंने हमारा हाथ अपने हाथ में लिया। आज हम न भड़के न गुस्सा हुए, बल्कि हमें उनका यूं हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगा। हम चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, कुछ कह नहीं पाए। तभी वहाँ भैया आ गए और हमारा हाथ पकड़कर घर ले आए। फिर क्या हुआ दादी? दादी ने एक और खत निकाला और पढ़ने को कहा। मेरी प्यारी मिथिला, हमें अफसोस है कि हम उस दिन भी कुछ नहीं कह पाए, पर अब हमने सोच लिया है कि अब हम तुम्हें लाकर ही रहेंगे। हमने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार पढ़ लिया था। हमने बाबूजी से जिद करके घर में शौचालय बनाने की तैयारी कर ली है। काम शुरू हो गया है। बाकी रही अम्मा के गरम मिजाज की बात, तो बड़े बूढ़े तो हमें शिक्षा देने के लिए कुछ कहते भी हैं, तो हमें मानने योग्य बातें मान लेनी चाहिए, नहीं तो चुप हो जाना चाहिए। अगर कुछ गलत कहे तो उसका विरोध उचित तरीके से करना चाहिए। फिर अब स्थिति भिन्न है। अम्मा भी चाहती है कि उनकी बहू घर आ जाए और अपना घर बार संभाले, और जो भी शिकवे शिकायतें हैं तुम्हें, तो हम मिलजुल के उनका हल निकाल लेंगे। गांधी जी भी तो सहयोग और मित्रता का संदेश देते हैं न। तो गांधी जी की भक्तिन, क्या हम तुम्हें लेने अपने ससुराल आ जाए? चाहो तो बदले में अपनी अम्मा से एक चपत लगवा देना। हम दूसरा गाल भी सामने कर देंगे। हम अगले हफ्ते अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। तैयार रहना। तुम्हारा दीनू। हाउ क्यूट, सो रोमांटिक दद्दा दादी। आज की प्रेम कहानी से एकदम हटकर है। आप दोनों की लव स्टोरी। रिया सपनों की दुनिया में खोई बातें करती जा रही थी। उधर दादी खराटे मार के चैन की नींद सो गई।